अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल स्पेशल में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म अस्कर। नाज़रीन, जो इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है आज का वो तो चल रहा है वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला कौन होगा। इलेक्शन कमीशन के पास मामला जा चुका है और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त इजलास जारी है। उम्मीद है कि शायद हमारे इस कैपिटल स्पेशल के दौरान ही ये ऐलान हो सकता है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अपोजिशन है, लेकिन जब दोनों का मामला तय ना हुआ तो उसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिलाखिर इसका फ़ैसला करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में अब्दुल सत्तार खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले मैं जिक्र करता चलूँ, चूँकि सियासत पर हम बहुत बात करते हैं, तो आज हम इस पर थोड़ी बात करते हुए आज जो अहम मौजू है हमारा वो हम पाकिस्तान के जो नेशनल जो खेल है, कौमी खेल है, हॉकी को लेकर जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अभी हॉकी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हॉकी टीम उसका हिस्सा नहीं बन सकी। तो इस हालत तक एक ग्लोरी थी, एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का हॉकी में, कौमी खेल है हमारा। तो ये जो एक ऊंचाई से पस्ती का जो सफ़र है ये कैसे तय हुआ। तो माया नाज जो हॉकी के साबिका प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले हम कुछ जिक्र कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब का कि निगरान कौन होगा। खान साहब, आप एक तो ये बताइएगा कि आप इस सेटअप को कैसे देखते हैं, चूँकि कितने ही दिनों से जो है इसी बात की कश्मकश में हम फंसे हुए हैं कि निगरान वज़ीर आला आएगा, निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद इंतखाबात होंगे। दूसरा ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कौन सा उम्मीदवार सबसे गैर मुतनाज़ा हो सकता है। पहले तो भट्ट साहब ये बात है कि ये हमें समझ लेना चाहिए कि निगरान जो वज़ीर आला होता है या वज़ीर आज़म होता है या निगरान सेटअप जो होता है, पूरी दुनिया में हम उन बदकिस्मत मुल्कों में आते हैं जहाँ पे निगरान सेटअप होता है। बहुत चंद मुल्क हैं जहाँ पे निगरान सेटअप होता है और यूजुअली होता क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है ना, वही इलेक्शन कराती है और फिर उसे इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो खुद भी हार जाती है और हार के वो तस्लीम करती है कि जी आइंदा हम एहतियात करेंगे कि हम अपनी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके सपोर्टर्स की, इसलिए हमें वोट नहीं पड़े सही तरह, तो आइंदा कोशिश करेंगे। पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुल्कों में आता है जहाँ निगरान सेटअप है। ये कोई फ़ख्रिया बात नहीं है, मुझे शर्मिंदा होकर ये बात बतानी पड़ती है कि मैं उस मुल्क में हूँ जहाँ निगरान सेटअप लाया जाता है। यानी कि नाएतबारी और बेएतमादी की ये कैफियत है कि जो भी सियासी मैदान में सियासी जमातें, बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, वो एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जनाब निगरान होना चाहिए। तो ये निगरान होने का हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि शर्म से हमारा सर जो है ना झुक जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब निगरान वज़ीर आला पंजाब, इसमें अब चाहे वो PTI हो या PDM हो, जो इन्होंने अपने बंदे नॉमिनेट किए हैं, प्रपोज किए हुए हैं, सेकंड किए हुए हैं, जो भी हैं, वो उस तरह के न्यूट्रल नहीं हैं जिस तरह के हमें समझना चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए। इन सब का किसी ना किसी हवाले से झुकाव है उनकी तरफ जिन्होंने नॉमिनेट किया हुआ। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके मामले में कोई भी फैसला करती है तो मुझे लग ऐसे रहा है जैसे कि ये अदालत में जाएगी चीज़। अब अगर सियासतदान इससे एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा और फिर अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे होंगे, तो बड़ी अजीब सी बात हो रही थी। हमारे पल्ले पहले कुछ नहीं है, हमारे पास फ़ख्रिया अंदाज में पेश करने को पहले कुछ नहीं है। हम मज़ीद जो जिसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए हम उसमें चले जाएंगे कि जनाब आपने अगर प्रपोज किया है किसी बंदे को तो कम अज़ कम ये देख लें कि न्यूट्रल होना चाहिए। अब न्यूट्रल की अगर आप ये बताएं कि न्यूट्रल कहते किसको हैं, तो हर जमात जो है ना अपने तरीके से आएगी न्यूट्रल की, और जो न्यूट्रल के वाकई जिसको कहते हैं ना, इसको न्यूट्रल कहते हैं, वो मदम पड़ जाएगी कि यार इसको हम समझते थे न्यूट्रल इसको कहते हैं, ये सियासी जमातें कहते हैं कि न्यूट्रल इसको कहते हैं। वो न्यूट्रल किसको कहते हैं? वो न्यूट्रल उसको कहते हैं जिसका झुकाव उनकी तरफ हो, बिल्कुल वो उनको न्यूट्रल कहते हैं। तो इस सारे सेटअप में कोई फ़ख्री अंदाज में हमें कोई भी हो, निगरान वज़ीर आला कोई भी हो, तो खान साहब आप देख रहे हैं कि मामला मज़ीद इल्तिवा का शिकार हो सकता है, चूँकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं बदएतमादी तो बहुत है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे एतमाद नहीं करती। देखिए इसमें होना ये चाहिए था कि निगरान सेटअप में अगर आप मजबूरी में फंस गए हो, चलो निगरान सेटअप में आप आ गए, हमारी किस्मत में निगरान सेटअप होता है, तो फिर निगरान सेटअप में आपको चाहिए कि आपकी जो बदएतमादी की कैफियत एक दूसरे पे होती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कोई करता,
ट्रस्ट का जो होता है ना, जिसे क्या कहते हैं कि ट्रस्ट का एक होता है कि जिसमें एतमाद की कैफियत इस तरह की, जैसे स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता डेफिसिट आ जाता है, तो ट्रस्ट डेफिसिट इस लेवल का है कि निगरान वज़ीर आला के ऊपर सियासी तौर पे जो बयानात आते हैं सियासतदान या सियासी जमातों के, वो ऐसे ही आते हैं जैसे रूटीन में उनकी अपने दरमियान जो मामला तय नहीं हो पाते उनमें आते हैं। तो निगरान पे भी उनकी हालत यही है, लेकिन क्या अपने आप को यही रहे होते हैं कि जनाब हमने कमाल का बंदा दिया है, ऐसा बंदा नॉमिनेट अच्छा खान किया। साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो ही इलेक्शन करवा के आगे जो भी गवर्नमेंट बनती है उनके हवाले कर दी जाती है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक वजह यह भी है कि इदारे चूँकि बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं, जो भी हुकूमत होती है वो इदारों पर दबाव डाल के वो अपने काम निकलवा लेती है ब्यूरोक्रेट से, तो इस वजह से भी बदएतमादी की फ़ज़ा है? नहीं, हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। जिस अच्छा। जगह पे हम चले गए हुए हैं ना, अब वहाँ से वापसी और एतमाद की वो कैफियत जो बहुत सारे ऐसे ममालिक जो हमसे बहुत आगे हैं, उस तरह की कैफियत पाकिस्तान में नहीं आ सकती। पाकिस्तान में ये है कि मुझे मौका मिले तो मैं स्क्रीन पे टीवी पे आके मीडिया अपने प्लेटफॉर्म में जाके सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ कि जनाब मैं ही एक काबिल एतमाद बंदा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ही दयानतदार हूँ, जो मेरा मुखालफ है वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, फलाना फलाना, ये कर रहे होते हैं। आप किसी को निकाल के देख लें, जब ये आपस में एक दूसरे को मुखातब करते हैं, इनको तो एक दूसरे को मुखातब करने का तरीका ही नहीं आता कि दुनिया भर में मुखालफत होती है सियासी तौर पर, लेकिन आपको अपने मुखालफ को मुखातब करने का तरीका तो आना चाहिए। आप किस भूंडे अंदाज से आप एक दूसरे को मुखातब कर रहे होते हैं कि बंदा कहता है कि गली महलों में जो बच्चे लड़ते हैं वो इस तरह का ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह के ये हमारे कौमी रहनुमा इस्तेमाल करते हैं, जिनको हमने वोट देना होता है। हमने इन्हीं को वोट देना, इन्हीं में से किसी एक को वोट देना। बिल्कुल। तो हमें ये देखना चाहिए कि जनाब हमने अगर मुखातब ही करना है अपने मुखालिफ को, तो एक तरह तरीका होता है यार, उसमें कोई तहजीब, एक दायरा होता है, तहजीब का दायरा होता है। अब टीवी पे हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं, बेशुमार ऐसे जुमले जो हम कह नहीं सकते, हमें नहीं पता कि यार ये लफ्ज़ हमने नहीं बोलना टीवी के ऊपर। तो सियासतदानों को भी चाहिए कि वो लफ्ज़, वो अल्फाज, वो जुमले, वो फ़िक्रे उनको माइनस कर देने चाहिए। हालांकि हमारे अल्फाज से ज़्यादा उनके अल्फाज असर रखते हैं, चूँकि अवाम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। खान साहब, ये कहिएगा, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में मामला चला गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुसलसल अदम एतमाद का इजहार करी है पीटीआई, तो आप किसको इस वक्त मुश्किल में देख रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुश्किल में है या फिर पीटीआई मुश्किल में है? नहीं, जे कौन दोनों में मुश्किल में है, सारा का सारा मुल्क मुश्किल में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो किसी का सपोर्टर होता है वो यही समझता है कि अगर ये आ गया तो हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम सब मुश्किल में पड़ेंगे, हर एक सियासी जमात मुश्किल में है, हर एक सियासतदान मुश्किल में है। उसको जो वोट देने वाला है, जो उसको सपोर्ट करने वाला है, जो उसको हमायत करने वाला है, वो भी मुश्किल में पड़ा हुआ है। लेकिन उनके जेहन में बैक ऑफ द माइंड क्या है कि ये मेरे वाला आ गया तो हम सारी मुश्किल से निकल जाएंगे। ये इससे बड़ी हमाकत नहीं हो सकती, इस सतह पे इतनी बड़ी हमाकत कि यार ये मुल्क हम सब का है, हम जैसे भी हैं, अगर हम चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, साशी हैं, गद्दार हैं, तो मुल्क के हैं ना। अब आप देखें कि जब हम एक दूसरे को मुखातब इन अल्फाजों में करेंगे तो पाकिस्तानी होने पे सबसे बड़ी बात है कि हर सियासी जमात ने मुहब्बे वतन का कार्ड अपने पास रखा हुआ। उन्होंने कहा जो मुझे सपोर्ट करेगा मुहब्बे वतन है, अच्छा ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा फिर होने का गद्दार है, साथी है। ये अजीब सी बात है, एक ही मुल्क में रहने वाले हैं, उसका ही वोट बना हुआ है, आपका ही वोट बना हुआ है। जिसका वोट बना हुआ है, जो पाकिस्तानी है, जिसके पास डोमिसाइल है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, वो सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये मुखातब एक दूसरे को ऐसे करेंगे जैसे खुदा ना खास्ता कोई बाहर के मुल्क से ये लोग आए हैं, कुछ ये यहाँ पे बस रहे हैं और इनको निकाला जाए। ओ भाई मेरे, सारे पाकिस्तानी हम सारे गलतियाँ करते हैं अपने अपने वक्त में, हर एक ने गलतियाँ की, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, सब ने अपने अपने वक्त में गलतियाँ की। लेकिन कोई इनसे पूछे उसी, सब यही कहेंगे जी मेरा दौर ऐसा था तो मेरा दौर ऐसा था। भाई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन सा दौर था जो बाकायदा कहते हैं कि जब सर फखर से बुलंद हो जाए, कौन सा ऐसा दौर था? हर दौर में यही देखा कि हमसे गलतियां हुई, हमसे कोताहियां हुई, हम अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं सके। लेकिन जब पब्लिक के सामने आना होता है, एक स्टेटमेंट देना होता है, अपने सपोर्टर के सामने आना होता है, तो हम एक ऐसी बात कर रहे होते हैं। इसमें एक और बात होती है, आप ये देखें कि सियासी जमात या सियासतदान सबसे ज़्यादा मजाक जो कर रहा होता है ना, अपने सपोर्टर के साथ कर रहा होता है। अगर मैं किसी का मुखालिफ हूं तो जो मर्जी कह रहा हूं मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी का सपोर्टर हूं
तो समझ लें कि सबसे बड़ा मजाक तो सबसे पहले वो मेरे साथ कर रहा होता है, झूठ बोल के, लारे लप्पे पे, आसरा दिला के। और मैं भी एक ऐसा हूँ कि मैं भी आसरे में चला जाता हूँ, लारे लप्पे में मैं चला जाता हूँ, लॉलीपॉप मैं मुंह में डाल लेता हूँ। मुझे भी सोचना चाहिए कि अगर मैंने सपोर्ट करनी है, किसी की हमायत करनी है, किसी को वोट देना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं देखता नहीं, मेरी पसंद और नापसंद ने मुझे ऐसा जकड़ दिया हुआ है। सोचते ही तो नहीं है हम लोग। मेरा आपसे सवाल ये होगा, चूंकि जो दोनों उम्मीदवार हैं जो पीडीएम की जानिब से दिए गए हैं, उन पे बरमला अदम एतमाद कर रही है पीटीआई, और उनकी जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो अदालत में भी जाएंगे अगर कोई ऐसा कोई काम होता है। दूसरी तरफ अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, नवीद अकरम चीमा साहब हैं, जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं। आपको लगता है कि इन दोनों में से अगर किसी का चुनाव हो गया निगरान वज़ीर आला के लिए, तो पीडीएम खामोशी से मान लेगी? वो बहुत सारी बातें होती हैं, कहा जाता है कि टीवी पे स्क्रीन पे बैठ के कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। उन बातों में कौन सी बात है कि मैं नवीद अकरम चीमा को नहीं जानता। एक होता है ना कि आपने एक्सप्लोर किया हो। मैं अहमद नवाज सुखेरा का थोड़ा बहुत जानता हूँ। सही। ये सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट डिवीज़न लगे हुए थे, कैबिनेट डिवीज़न के नीचे तोशा खाना आता है, तोशा खाने का बड़ा शोर मचा रहा, और इन्हीं के दौर में वो सारा कुछ हुआ जिसका शोर मचा। जिसका शोर नहीं मच सका उसकी और बहुत सारी रीज़न्स होंगी। इन्हीं के दौर में एक चीज़ आई जिसका इतना शोर मचा, और यही अहमद नवाज सुखेरा साहब थे कि इतवार का दिन था, संडे का दिन था, तोशा खाना बंद था, और कोई बहुत ही जो शख्सियत नहीं होती, आपके घर में आई है कि नहीं घर में आई, मेरे घर में काफ़ी अरसे से आई है, हर एक के घर में वो शख्सियत होती है जिसके हम दबाव में होते हैं। वो एक आला तरीन शख्सियत होती है, घर में होती है, हर एक के घर में है वो शख्सियत। तो इमरान खान साहब के घर में जो शख्सियत है ना, उनको शौक़ चढ़ा कि मैंने तहाइफ देखने हैं। तो बताया गया कि आज संडे का दिन है, आप जनाब, आप सरकार, अब हुकूमत आपकी है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है सर, आप जब देखना चाहें। उन्होंने कहा नहीं, आज संडे वाले दिन मैं इतवार वाले दिन देखूंगी। इतवार वाले दिन चाबियां किसी जो मुलाजमीन के पास तोशा खाना की चाबियां थी, वो इस्लामाबाद से बाहर थे, फिर उनको मंगवाया गया। इतवार वाले दिन तोशा खाना खुलवाया गया, और तोशा खाना खुलवा कर उनको दिखाया गया कि आपको आपके मियाँ को ये तहफ़ मिले हैं। वहाँ से ये बात निकलना शुरू हुई बात। उससे पहले तोशा खाना के बारे में इस तरह की जो आगाज़ जो हुआ था ना, वो माशाल्लाह अपनी ही गलती थी, अपने घर वालों की, घरवाली की गलती थी। तो अहमद सुखेरा साहब उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, कैबिनेट डिवीज़न में रहे। और एक और बात है कि जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने भी एक हुक्मनामा जारी किया था। इनको हुक्मनामा जारी करने का बड़ा शौक़ होता है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो। ये हुक्मनामा पता नहीं अपने आप को बादशाह समझते हैं। भाई हुक्मनामा होता है, उस तरह का हुक्मनामा होता है जिसमें आपका, लोगों का, हमारा ख्याल रखा जाता है। ये अपना ख्याल रखते हैं अपने हुक्मनामे के ज़रिए। तो नवाज शरीफ का हुक्म था कि भाई ये तहफ़ के मामले में, तोशा खाना के मामले में इस तरह का रिकॉर्ड ना ही बनाया जाए जो मुझे मिलेगा, मसलन फॉरेन डिग्निटरी से। सही। अब उनका तो रिकॉर्ड है नहीं, मेरे पास जरदारी साहब का रिकॉर्ड है, मेरे पास शौकत अजीज़ साहब का रिकॉर्ड है, मेरे पास जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है, रऊफ़ क्लासा के पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास नवाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं है। अब उसके बाद जो रिकॉर्ड पे चढ़ा बंदा, वो इमरान खान चढ़ गया था रिकॉर्ड पे। अब रिकॉर्ड से वो बच नहीं सकता। जो रिकॉर्ड पे चीज़ आ गई, जो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, जो हकायक पे मबनी है, इमरान खान बच नहीं सकता उससे। अब इमरान खान साहब यही आवाज़ लगा सकते हैं, ये नवाज शरीफ का कहाँ है, नवाज शरीफ का कहाँ है। भाई अपना तो हिसाब दे दो, फिर दूसरों का हिसाब हम ले लेंगे, अपना तो हिसाब दो ना। अब ये तो नहीं है कि मेरे पे इल्ज़ाम लग गया है, इल्ज़ाम ऐसा लगा है जो हकायक पे मबनी है, तो मैं कहना शुरू कर दूं भट्ट साहब का क्यों नहीं देखा आपने, मुझसे पहले भट्ट साहब पे। तो इसका मतलब है कि मैं निकल रहा हूँ उस चीज़ से, मुझे अपनी वजाहत करनी पड़ेगी, मैंने अपनी सफाई देनी। ये तो खास साहब हमारे जितने भी सियासतदान हैं, मेरे ख्याल से कोई भी इसमें इस्तिस्ना नहीं रखता कि वो सिर्फ बात ही ये करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो ये बात होती है, तो वो भी ऐसे ही कर रहा है। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं तो ये हम सुनते आ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि पीटीआई की ये मूव असम्बलियाँ तहलील करना चूँकि अब हो चुकी हैं, निगरान वज़ीर आला का भी आज ऐलान हो ही जाना है, केपीके में निगरान वज़ीर आला आ चुके हैं, तो आप क्या देख रहे हैं आइंदा आम इंतखाबात, क्या कौमी असम्बली जो कि उनका अल्टीमेट गोल था, पीटीआई उसमें कामयाब हो जाएगी, उसे तहलील करवाने में इतना दबाव बढ़ा लेगी, या फिर जिन दोनों असम्बलियों पे वो खुद ही बैठे हुए थे दोबारा से वहीं इलेक्शन लड़के वहीं अगर आ भी जाते हैं तो कौन सा ऐसा बड़ा मार का मार लेगी पीटीआई?
नहीं, इमरान खान साहब ने पहले बता दिया कि मुझे 2/3 या 3/4 अक्सरियत ना मिली तो धांधली होगी। अच्छा। अब बंदा कहे कि यार ये देखो, जब पहले से उन्होंने कह दिया है और ये कह दिया कि सारा पाकिस्तान मेरे साथ है, बच्चे से लेके जवान तक और बूढ़े से लेकर माइयों तक सारे ही मेरे साथ हैं। अच्छा जी, दूसरों को आपके जो खिलाफ खड़े होंगे उनको कुछ मिलेगा? हाँ जी, वे 1 करोड़ उनके साथ हैं, बाकी 27 करोड़ हमारे साथ है। फिर पूछा जाता है कि मुल्क की आबादी 28 करोड़ नहीं है जो आप बता रहे हो, लेकिन वो कन्विंस है इस बात पे कि 28 करोड़ में 27 करोड़ हमारे साथ हैं और 1 करोड़ मुखालफ, पाएँ 100 जमाते हैं, पाएँ 50 जमाते हैं, 30 जमाते हैं। अब अगर पहले मैं इलेक्शन लड़ने से पहले कहता हूँ कि अगर ये 2/3 3/4 मुझे ना मिली तो ये धांधली होगी, तो फिर आप उसका क्या करोगे? मतलब देखे ना, आपने पहले ही फुल स्टॉप खुद ही लगा दिया। अभी कुछ हुआ नहीं हुआ, आप जा रहे हैं, आपने पहले से कर दिया अगर ना मिली तो। अब ये रवैये से आपको पता लगता है कि कितने आप पुख्ता जहन के सियासतदान हैं। सियासतदान जो होता है ना, वो कभी ये बात वक्त से पहले नहीं करता, जब वक्त के बाद भला किस तरह करता है कि उसके पास बाकायदा उस चीज़ को साबित करने के लिए अदालत में उसके पास इतना मटीरियल होना चाहिए। जुबानी कलामी, ये सियासी बयानात इस पे नहीं जाना चाहिए। हमारे लोग सियासी बयानात पे चले जाते हैं। उसने कह मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि हमने आज हॉकी की बात करनी है, हॉकी की दीगर गूं जो सूरत हाल है उस पर बात करनी है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हम हॉकी पे बात करना चाह रहे हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप जारी है और बदकिस्मती से पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड कप जीता करता था, पाकिस्तान की ग्लोरी है हॉकी में बड़ा नाम था पाकिस्तान का, बदकिस्मती से हम हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये यकीनन बहुत ही बीइंग पाकिस्तानी ये एक एम्बैरेसिंग सूरत हाल है। इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे साथ हॉकी के मायानाज प्लेयर जो कि साबिका प्लेयर हैं, शहनाज शेख साहब साबिका हॉकी के कोच भी रह चुके हैं वो, और रेहान भट्ट साहब हॉकी के साबिका प्लेयर हैं, बहुत बड़ा नाम है हॉकी का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आगाज आपसे करूंगा शहनाज साहब, क्या हुआ है हॉकी के साथ? कौमी खेल है पाकिस्तान का, एक ग्लोरी थी पाकिस्तान की। जब कभी ऐसा होता था कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल भी हार जाता था तो बहुत मातम होता था कि हम क्यों हार गए हैं। तो आज हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये खास तौर पे मेरे लिए तो बहुत तकलीफ बात है, क्योंकि मैं 3 वर्ल्ड कप खेला हूं और तीनों फाइनल खेले थे, 2 वर्ल्ड कप जीता था और एक में सिल्वर मेडल था। अगर हम पाकिस्तान की गुज़श्ता हॉकी टीम की गुज़श्ता 7-8 साल की परफॉर्मेंस का जायजा लें तो ये कोई हौसला अफजा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते इसको, इसलिए कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने कोई ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। एशियन टीम जो थी, एशियन जो रीजनल टूर्नामेंट थे, उनमें भी इनकी 6वीं 5वीं पोजीशन आती थी। अब आपका सवाल जो है कि ये क्वालिफाई क्यों नहीं किया। 2022 में एशिया कप जो है ना, वो एक सीढ़ी होती है, एक चैनल है कि वर्ल्ड कप को क्वालिफाई कर रहे हैं। इस दफा आपको पता है कि 16 टीमें जो है वर्ल्ड कप में खेल रही है, तो एशिया का जो हिस्सा था वो 4 टीमें जो है क्वालिफाई करनी थी। अब जब वो 2022 में जो एशिया कप हुआ है इंडोनेशिया में, वहां पर जब जापान का और पाकिस्तान का मैच हुआ है जो कि क्वालिफिकेशन के लिए था, और उसमें पाकिस्तान को एज ये थी कि पाकिस्तान जो है अगर ड्रा कर जाए तो वो मैच जो है पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल। शहनाज शेख साहब, एक आपसे बात पूछनी है कि आप चूंकि हॉकी खेलते रहे, हमारे स्टार प्लेयर थे, ये बताएं जो 3 बड़ी वजूहात के हॉकी का जो डिक्लाइन हुआ है, हॉकी एक बुलंदी पे थी और पस्ती पे आई है। अब तो लोगों को ये नहीं पता होता कि हॉकी टीम का कप्तान कौन है। अगर उनसे पूछा जाए कि क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी कौन है तो सारे बताने को तैयार हो जाते हैं। हॉकी टीम के कप्तान का किसी को नहीं पता होता। तो कौन सी 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हॉकी की पस्ती हमें देखनी पड़ गई? तो ये तो सवाल इतना लंबा है कि इसको मैं अगर समाप्त करना चाहूँ तो फिर भी टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हॉकी अब हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। हमारे जमाने में हॉकी प्रायोरिटी थी। अब आप देखें कि वर्ल्ड कप गया, अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रिकग्नाइज कर रही है, ना फंड दे रही है। इसमें जो है खराब चीज क्या हो रही है कि हॉकी जो है वो खराब हो रही है। अब जो पार्टीशन के वक्त के हम जो सिस्टम लाए थे वो सिस्टम इतना जानदार था
कि वो अब आप देखेंगे उसमें डिपार्टमेंट जो है नौकरियां प्रोवाइड करते थे, स्कूल कॉलेजेस जो है वो अपना कैनवस अपना पूरा प्लेयर दिया करते थे, और टूर्नामेंट जो है इतने ज्यादा होते थे कि एक खिलाड़ी जो है वो जो है अपना इतना निखर के आता था सामने। ये 3-4 वजूहात हैं और जिसकी वजह से जो है वो अपना जो है ये हमारा जो मसला बना हुआ है। तो हमें वापस अपने उस पैटर्न पे आना पड़ेगा जो कि पार्टीशन से हम लेके आए थे कि स्कूल कॉलेजेस में जो है वो हॉकी ज्यादा हो, नौकरियां खिलाड़ियों को मिले, और उसके बाद क्लब सिस्टम जो है और टूर्नामेंट ज्यादा हो, और ये जो दो हाथियों में जंग लड़ रही है इसको खत्म होना चाहिए। या तो फेडरेशन को फारग किया जाए या उसको अपना वो दिया जाए, अपना फंड दिए जाए। ठीक है शेख साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रेहान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप क्या समझते हैं कि बुरे तौर पर क्यों हमने इतना पसे पुश डाल दिया है अपने कौमी खेल को? अभी तक कहते हम इसे कौमी खेल ही हैं, लेकिन बदकिस्मती से चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो आम एक पब्लिक हो, क्यों इसको जो है इसे पब्लिसाइज नहीं ज़्यादा किया जाता? क्यों लोगों में इसकी ज़्यादा बात नहीं होती? आप क्या समझते हैं इसके डिक्लाइन की क्या वजह बनी है? देखें, अस्सलाम वालेकुम सारंग को, सबसे पहले तो शनाज भाई को अस्सलाम वालेकुम। देखें, शनाज भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। जो लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम जाके इसी जगह पे उड़ीसा में जहाँ पे इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पे खेली थी, उसका कोच मैं था, और पाकिस्तान टीम प्री क्वार्टर फाइनल में हार के वापस आ गई थी। सही। और उस वक्त भी प्रेसिडेंट खालिद शहजाद खोखर साहब थे। अब खालिद जब हमारी आवाज का मसला हो रहा है। ठीक है भट्ट साहब आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज बोलिए। ठीक है, रेहान भट्ट साहब से जो है दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहनाज शेख साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा। अच्छा, ये कहिएगा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हॉकी फेड वो हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आपका कौमी खेल है, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है? हुकूमत ने इतना निगलेक्ट क्यों कर दिया है? क्या हॉकी फेडरेशन जो है वो नताइज नहीं दे पाता, या फिर हुकूमत की निगलेक्शन की वजह से, निगलेक्ट करने की वजह से हॉकी फेडरेशन के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो आगे इस चीज को प्रमोट कर सके, हॉकी को प्रमोट कर सके? देखो जी, जहाँ तक तो फेडरेशन की रिजल्ट की बात है, आपको पता है कि फेडरेशन ने ये PHF संभाली थी तो उस वक्त रैंक जो है पाकिस्तान हॉकी टीम का रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग जो है 10 थी, अब 17 है। एशिया में वो 2 नंबर पे थे, अब 5 है। तो पाकिस्तान की अमूमन ये 47 से ट्रेडिशन रही है कि जो भी फेडरेशन जो है अगर रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे तो उसको जो है सेकंड चांस नहीं मिलता। लेकिन ये खुशकिस्मत फेडरेशन है कि इसको 7 साल से इतना ज्यादा यानी कि डिटेरोरेशन के बावजूद भी गवर्नमेंट ने चांस दिया। लेकिन वो मेरा मकसद यह है कि फेडरेशन का यानी कि अपना मैं समझता हूँ कि या तो इनका विजन नहीं है या अपना इनकी बदकिस्मती कह लें इसको। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान जो है वो और से मजीद कितना जा सकते हैं हम, यानी कि अभी 17वीं पोजीशन है हमारी ये वर्ल्ड रैंकिंग में, एशिया में 7वीं पोजीशन है, और इससे ज्यादा कितने कहाँ जा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से कि नए ब्लड को लाना चाहिए, नए खून को आए, नए विजन आए, क्योंकि गवर्नमेंट तो इनको फंड नहीं दे रही। अच्छा शहनाज शेख साहब, एक बात जो है अमूमी तौर पे जो कही जाती है, जो खेल को जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो खेल को जानते हैं अमूमी तौर पे वो एक बात करते हैं कि एस्ट्रोटर्फ ने ये पाकिस्तान का जो क्वालिटी थी उसको डैमेज किया। क्या आप ये समझते हैं कि हम अगर एस्ट्रोटर्फ की बात करते रहेंगे तो एस्ट्रोटर्फ ने तो हमेशा गली रहना है, तो क्या हमारी ये पस्ती भी हमेशा गली रहेगी? देखो जी, ये बुलशिट है, जो भी ये कहता है वो कौम को बेवकूफ बना रहा है। यानी कि हमने एस्ट्रोटर्फ में 94 का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, 84 में जो है वो हमने जो है ओलंपिक भी जीता हुआ है। तो एस्ट्रोटर्फ का कोई नहीं, हमें इसके साथ मिलना है। अभी मैं 2014 में पाकिस्तान टीम का मैनेजर था, एशियन गेम में और चैंपियन ट्रॉफी 2014 में
हमने इसी में फाइनल खेला है अपना इंडिया के बीच में 2014 में जो है हम खेले हैं। तो ये कहना कि एस्ट्रोटर्फ अब पाकिस्तान में तो उस वक्त जब हम खेल जीते थे तो पाकिस्तान में 2-3-4 एस्ट्रोटर्फ थी, अब तो हमारे पास तकरीबन 20-25 एस्ट्रोटर्फ हैं। मकसद कहने का है कि हमें क्वालिटी ऑफ प्लेयर के लिए ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा, हमें कैनवस जो है खिलाड़ियों का बढ़ाना पड़ेगा, उनकी नौकरियों का जो है बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर ये यूरोपियन लीग ना हो तो बच्चों को पैसे ना मिले, ये तो छाबड़ी लगाए बच्चे हमारे हॉकी के, यानी कि ना। ठीक है शहनाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। रेहान भट्ट साहब ने हमें वापस ज्वाइन किया है। रेहान साहब, आप क्या देखते हैं अभी जो हॉकी फेडरेशन है, क्या वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, या फिर हुकूमत ने जो निगलेक्ट किया हुआ है, या फिर अक्सर ये हमें बात सुनने को मिलती है कि वसाइल की कमी है, या फिर कमिटमेंट की कमी है? मैंने सॉरी उस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैं इस जो प्रेसिडेंट है इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खालिद शहजाद खोखर साहब, उनके बारे में बात करना चाहूंगा कि 2018 में मैं जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में इसी जगह उड़ीसा में गई थी, तो मैं उसका कोच था जी। तो जब टीम जा रही थी तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट से ना फंड अरेंज हो रहे थे, ना ये पता था कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, प्लेयर्स को डेली अलाउंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए जो कि मैं खुद भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, कि आप किसी अदारे का प्रेसिडेंट लगाते हैं जिसको, उस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है कि वो फंड लेके आए और अपने अदारे को चलाए, तभी वो प्रेसिडेंट लगता है ना उस अदारे का जी। अब अगर खालिद शहजाद खोखर साहब के पास या वो फंड अरेंज नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स के लिए, या वो नहीं कर सकते कोई चीज, तो क्यों नहीं, प्लीज क्यों नहीं साइड पे हट जाते, इस हॉकी की जान क्यों नहीं छोड़ देते? अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट फंड अरेंज नहीं कर सकता पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, तो फिर उसको कोई हक नहीं है कि वो यहाँ पे बैठे। पाकिस्तान की हॉकी में बहुत टैलेंट है। तो भट्ट साहब ये कहिएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फंड्स अरेंज नहीं होते, तो क्या हुकूमत जो है वो बिल्कुल बात ही नहीं सुनती? क्या जब आप लोग इतने बड़े इवेंट पे जाना होता है, मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है, वर्ल्ड कप के लिए जाना होता है, आप कह रहे हैं कि उसके लिए भी फंड्स नहीं होते? सर देखें, जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस हुकूमत ने डी नोटिफाई कर दिया है कि वो इस फेडरेशन को मानती ही नहीं है, तो वो क्यों फंड देगी? अब अगर किसी प्रेसिडेंट का घर, और ये मैं बड़ी तल्ख हकीकत आपके सामने बयान करने लगा हूं क्योंकि ये हमारा नेशनल गेम है, अगर आज हम सच नहीं बोलेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, ये आज से पहले माइंस के डीजी थे। अच्छा रेहान भट्ट साहब, एक बात बताएं कि ये जो हॉकी फेडरेशन को डी नोटिफाई करना, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? मतलब बैठे बैठे गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई कर दिया, या उसकी कोई बुनियाद, उसकी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे ये किया गया? सर देखें, 4 साल के बाद इलेक्शन होता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जी। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के को एक जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो एक कमेटी देती है, और उस कमेटी से अगर आप राब्ता नहीं करते और अपनी मर्जी से आप इलेक्शन कमिश्नर लगा देते हैं और सारी चीजें करके अपने ही बंदे बीच में डाल के आप इलेक्शन करा देते हैं और दोबारा खुद नॉमिनेट हो जाते हैं बिला मुकाबला, तो जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो पूछता है कि आपने इन बंदों से राब्ता किया? उस कमेटी में मैं खुद था और मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको डिनोटिफाइड किया। तो आप कह रहे हैं ये जो इस टाइम रजीम जो बैठी हुई है, ये मकबूजा रजीम है? जी जी बिल्कुल, और शहनाज भाई को भी इस बात का पता है। आप शहनाज भाई से अगर बात करेंगे तो शहनाज भाई को पता है कि ये फेडरेशन डिनोटिफाइड है। अच्छा, तो भट्ट साहब आगे इसके बाद जब हुकूमत ने इसे डी नोटिफाई किया है, तो जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, क्या उन्होंने नई रजीम के लिए कोई काम शुरू नहीं किया? एक रजीम जो थी उस जी सर देखें, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क की टॉप प्रायोरिटी जो है ना, वो स्पोर्ट्स में क्रिकेट है। और क्रिकेट में जब रमीज राजा को, जब ये सारे दोनों केसेस गए थे हॉकी और क्रिकेट पे, तो यही गए थे कि रमीज राजा साहब जो है वो नहीं रहे, वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तभी नजम सेठी साहब आए हैं। लेकिन क्रिकेट टॉप प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से नजम सेठी साहब को ला के बिठा दिया गया, रमीज राजा को साइड पे कर दिया गया। क्यों नहीं हॉकी? वाई? क्यों नहीं हॉकी के ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि ये एक थर्ड नहीं, ये
सेवंथ प्रायोरिटी ये पाकिस्तान हॉकी जो है नहीं रेहान भट्ट साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो क्रिकेट के साथ हुआ कि देखा गया कि रमीज राजा साहब डिलीवर नहीं कर रहे तो नजम सेठी को ले आए, तो आप ये कह रहे हैं कि उस तरह से मुतरक होना चाहिए हुकूमत को हॉकी फेडरेशन में भी? सर बिल्कुल होना, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा नेशनल गेम है, हम 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। आज भी अगर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान नहीं है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। 1960 रोम ओलंपिक्स में जब पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर, तो फिर पूछा गया था नक्शे के अंदर कि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है। ये रिकॉग्नाइजेशन पाकिस्तान की हॉकी ने दिलाई हुई है। तो अगर आप अपने नेशनल गेम को इतना पीछे फेंक रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट का आदमी या कोई भी लोग अगर इसके ऊपर एक्शन ले रहे, तो ये एक हमारी अपना फेलियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब। साबिक हॉकी प्लेयर जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हॉकी पर हुकूमत को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को तवज्जो देनी होगी, और यकीनन देनी होगी तवज्जो, चूंकि नेशनल गेम है और नेशनल गेम में अगर इतनी दिगरगू हालत है तो यही चीज़ हमें बताती है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। तो हम भी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि हुकूमत इस पर खुसूसी अपनी तवज्जो दे। नाज़रीन, अभी वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Favorite